लड़के का भाई किडनैप हो जाता है और जब वो 19 दिन बाद घर वापस आता है तो कुछ अजीब बिहेव करने लगता है। हमारी कहानी की शुरुआत में जिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो अपने परिवार के साथ अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पहुँचते ही जिन को ऐसा लगता है जैसे इस घर को उसने पहले भी कभी देखा है। ये घर वो पहली बार देख रहा था, पर फिर भी उसे जाना पहचाना सा लगता है। जिन का भाई यूसुको से पूछता है कि उसे घर कैसा लगा। यहाँ हमें पता चलता है कि यूसुक एक बहुत ही होनहार लड़का है। वो पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में बहुत अच्छा है। एक कार एक्सीडेंट में यूसुक का बायां पैर घायल हो गया था, वो ठीक से चल नहीं पाता। इसके बाद ये सब अंदर जाकर सामान अरेंज करने लगते हैं। कैलेंडर पर आज का डेट दिखाया जाता है 5 मई 1997। जिन को एक रूम लॉक दिखाई देता है तो वो अपने भाई को उस रूम के बारे में पूछता है। यूसुक उसे बताता है कि पिछले ओनर का वहाँ कुछ सामान रखा है और उसने डैड से रिक्वेस्ट किया है कुछ दिनों तक उसका सामान वहीं रखा रहने दिया जाए। यूसुक को उसकी माँ नीचे बुलाती है। तभी एक वर्कर जिन से पूछता है, जो लड़का अभी नीचे गया, क्या तुम्हारा बड़ा भाई है? जिन उससे पूछता है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तभी यूसुक ऊपर आ जाता है। इसके बाद रात को सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। जिन ऊपर वाले कमरे के बारे में पूछता है तो उसके डैड कहते हैं कि पिछले ओनर ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है कि उस रूम को कोई ना खोले। इसके बाद जिन के डैड जिन से पूछते हैं कि वो हर दिन अपनी दवाई ले रहा है या नहीं। जिन थोड़ा पढ़ाई में वीक था और उसे कभी कभी पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन भी हो जाता था, जिसकी वजह से उसे एंटी एंजाइटी पिल्स लेनी पड़ती थी। खाना खाते हुए जिन को अचानक से उसी लॉक्ड कमरे में से कुछ आवाज़ें आने लगती है, पर बाकी सब कहते हैं कि शायद बिजली कड़कने की आवाज़ है। इसके बाद जिन अपनी पढ़ाई ख़त्म करके गाने सुन रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है। वो उठकर उस कमरे की तरफ जाता है। वो कमरा खोलने ही वाला होता है कि तभी यूसुक उसे पीछे से आकर रोक देता है। जिन इंसिस्ट करता है कि उसे उस कमरे में से कुछ आवाज़ आई, पर यूसुक उसे घर से बाहर वॉक पर ले जाता है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि यूसुक को तभी उसके डैड का कॉल आता है। यूसुक जिन को कहता है, डैड को एक डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं देकर आता हूँ, तुम यही इंतज़ार करो। यूसुक ये कहकर घर की तरफ जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। जिन ये देख लेता है। जिन यूसुक को बचाने की कोशिश करता है, पर वो लोग तब तक यूसुक को ले जा चुके होते हैं। जिन घर भागकर पहुंचता है और सबको इस बारे में बताता है। इसके बाद जिन बेहोश हो जाता है। उसे कुछ अजीब सपने आने लगते हैं, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। अगले दिन जिन की आँख खुलती है। उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि उन लोगों ने डिटेक्टिव को बुलवाया है, वो आते ही होंगे। जिनसुक ने उस गाड़ी का नंबर याद कर लिया था। वो इन डिटेक्टिव्स को इस गाड़ी का नंबर बताता है, पर डिटेक्टिव्स कहते हैं कि ऐसी कोई गाड़ी का नंबर है ही नहीं। इस नंबर के साथ कोई ब्लैक वैन एग्जिस्ट ही नहीं करती। डिटेक्टिव्स कहते हैं कि हमने सुना है तुम एंटी एंजाइटी पिल्स ले रहे हो। जिन ये सुनकर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। डिटेक्टिव्स रोज़ इनके घर आते, पर यूसुक के बारे में कुछ पता नहीं चलता। एक रात जब जिन सो रहा होता है, तभी उसे फिर वैसे ही सपने आने लगते हैं। वो घबरा कर उठ जाता है, दोबारा सोने की कोशिश करता है, तभी उसे उस बंद कमरे से फिर से आवाज़ें आने लगती है। जिन उस आवाज़ को सुनकर डर जाता है और अपना चादर ओढ़ लेता है। ऐसा लगता है कोई उस कमरे से बाहर निकलकर जिन के दरवाजे के सामने खड़ा है। जिन अपना सर चादर से बाहर निकाल कर देखता है, तभी उसे एक भूत अपने साइड में नजर आती है। सुबह जिन की नींद खुलती है तो पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। आज यूसुक को किडनैप हुए 19 दिन हो चुके हैं। यूसुक आज घर वापस लौटता है। जिन उसे देखकर गले लगा लेता है। यूसुक को पिछले 19 दिन की कोई बात याद नहीं। डॉक्टर कहते हैं हमें इंतजार करना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं। एक रात यूसुक नींद से उठकर कहीं चला जाता है। अगले दिन दोनों भाई अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करके खा रहे होते हैं कि तभी जिन यूसुक से पूछता है कि कल रात तुम बाहर चले गए थे। यूसुक इनकार कर देता है, कहता है कि तुम सपना देख रहे होगे। यूसुक इसके बाद अपने काम से बाहर जाने लगता है, पर वो अपने दाएं पैर से लंगड़ा कर चल रहा होता है, ना कि बाएं पैर से। जिनसुक ये देखकर उससे पूछता है कि ऐसे क्यों चल रहे हो, चोट तो तुम्हारे बाएं पैर पर लगी थी ना। पर यूसुक ये सब इग्नोर करके बाहर चला जाता है। अगली रात यूसुक फिर रात को कहीं निकलता है, पर इस बार वो जाने से पहले मैकेनिकल पेंसिल की नोक से चेक करता है कि जिन सो रहा है या नहीं। यूसुक घर से बाहर निकल जाता है और जिन भी उठा हुआ होता है। जिन यूसुक को पीछे से देख लेता है। यूसुक बाहर निकलते ही सही से चलने लगता है, जैसे कि उसे कभी कोई चोट लगी ही ना हो। इसके बाद जिन यूसुक का टैक्सी में पीछा करने लगता है। यूसुक एक जगह आकर पहुंचता है जहां उसे सब लोग बॉस कहकर पुकारते हैं। यहाँ वही दोनों डिटेक्टिव्स भी होते हैं जो यूसुक की किडनैपिंग का केस हैंडल करने आए थे। पर तभी जिन पकड़ा जाता है।
और अगली सुबह वो अपने डेस्क पर ही मिलता है। वो यूसुफ को देखकर घबरा जाता है और अपने आप को बाथरूम में लॉक कर देता है। यूसुफ उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। जिन उसे पिछली रात के बारे में सब कुछ बताता है। यूसुफ जिन को कहता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। जिन उसे कहता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया। जब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती तो जिन एक रॉड लेकर बाथरूम से बाहर निकलता है। यूसुफ तभी उसे पकड़ लेता है और जिन को कहता है कि जो तुम कह रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो जिन से पूछता है कि क्या तुमने कल दवाई खाई थी। तभी जिन को याद आता है कि कल उसने दवाई नहीं खाई थी। इसके बाद यूसुफ घर से बाहर निकल जाता है और तभी जिन को टूटी हुई पेंसिल की नोक मिलती है। जिन को याद आता है कि उसने यूसुफ से टैक्सी की बात की ही नहीं थी, पर यूसुफ ने जिन को शांत करते हुए टैक्सी का जिक्र किया था। जिन की माँ घर पहुंचती है। जिन अपनी माँ को यूसुफ के बारे में सब कुछ बताता है और अपनी माँ को मना करता है कि वो अपने डैड को इस बारे में ना बताए। जिन कहता है कि ये लड़का यूसुफ नहीं है, कोई और ही है। इसके बाद रात को जिन की नींद खुलती है। वो अपने कमरे से बाहर जाता है। तभी वो फोन पर अपनी माँ को यूसुफ से बात करते हुए सुनता है। उसकी माँ यूसुफ को सब बता देती है। जिन की माँ को एहसास होता है कि बाहर कोई खड़ा है। जिन की माँ जिन को देखकर जाने लगती है। जिन उठकर चेक करता है तो उसकी माँ वहीं खड़ी होती है। वो जिन को देखती है और कहती है कि तुम पसीने से लथपथ हो। जिन को उसकी माँ की बातों से समझ आता है कि ये उसका असली परिवार नहीं था। जिन घर से भागने की कोशिश करता है। तभी बाहर उसे उसके नकली डैड दिखते हैं और उसकी नकली माँ भी बाहर आ जाती है। जिन यहाँ से भागकर निकल जाता है और भागकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है। पुलिस वाले जिन का रिकॉर्ड निकालते हैं और बताते हैं कि जिन का जन्म 1977 को हुआ था और अब वो 41 साल का है। जिन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि वो 21 साल का है। सब लोग ये सुनकर हंसने लगते हैं। पुलिस वाला जिन को कैलेंडर पर डेट देखने के लिए कहता है। आज की तारीख 5 मई 2017 लिखा होता है। जिन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उठकर न्यूज़ देखता है। न्यूज़ पर प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट मून को दिखाया जाता है। इसके बाद जिन खुद को आईने में देखता है और खुद को देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो 21 साल का नहीं बल्कि 41 साल का दिख रहा था। वो यहाँ से निकलकर वापस उसी घर जाता है। उस बंद कमरे को खोलकर अंदर जाता है और देखता है कि हर जगह खून गिरा हुआ है। यूसुफ और उसके माँ बाप अंदर आते हैं और जिन को बताते हैं कि 20 साल पहले 20 दिसंबर 1997 को इसी कमरे में एक फैमिली का मर्डर हुआ था। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक माँ और उसकी बेटी का मर्डर हो गया था। पुलिस वाले किलर को नहीं ढूंढ पाते। विक्टिम की फैमिली डिटेक्टिव्स को हायर करती है और किलर को ढूंढने की कोशिश करती है। जिन के भाई की एक्टिंग करने वाला डिटेक्टिव बताता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगा कि तुम सच कह रहे हो कि तुम्हें मर्डर के बारे में कुछ भी याद नहीं। जिस वक्त जिन पकड़ा गया उसकी याददाश्त जा चुकी थी। तब ये लोग सब मिलकर जिन की यादें वापस लाने का प्लान बनाते हैं और उसकी फैमिली बनने का नाटक करते हैं। यहाँ पता चलता है कि उस बंद कमरे में इन लोगों ने उस मर्डर सीन को रिक्रिएट किया था ताकि जिन की याददाश्त उसे देखकर वापस आ सके और इसी की आवाज़ें जिन को सुनाई देती थी। उस मर्डर के सदमे की वजह से जिन की याददाश्त चली गई थी। जिस दिन यूसुफ का किडनैपिंग का सीन दिखाया जाता है उस दिन असल में पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया था और इन लोगों का प्लान था उसी दिन जिन की याददाश्त वापस लाने का। एक्चुअल मर्डर बारिश वाली रात को हुआ था। तो जब यूसुफ जेल से वापस आता है ये लोग फिर से बारिश होने का इंतजार करते हैं। जिन को सारी बातें सुनने के बाद भी भरोसा नहीं होता कि उसने किसी का मर्डर किया है। वो वहाँ से भाग जाता है पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। अब जिन को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। उसका एक हंसता खेलता परिवार था पर एक कार एक्सीडेंट में जिनके माँ बाप की मौत हो जाती है और उसका भाई हॉस्पिटलाइज हो जाता है। जिन को अपने भाई की सर्जरी के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वो नौकरी ढूंढने लगता है पर उसे कोई नौकरी भी नहीं देता। एक दिन जिन को मैसेज आता है अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ये काम था एक औरत का मर्डर करना। जिनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था तो वो मर्डर करने के लिए राज़ी हो जाता है। जिन को कॉल पर एक एड्रेस मिलता है। उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि घर में जाकर सिर्फ औरत को मारना है, बच्चों को हाथ नहीं लगाना। इसके बाद जिन उस घर में पहुंचता है पर वहाँ सोई औरत और बच्चों को देखकर उसका मन नहीं मानता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो औरत जिन को देखकर चिल्लाने लगती है। उस औरत की बेटी भी उसी वक्त वहाँ आ जाती है और वो भी जिन को देखकर चीखने लगती है। जिन उसके पीछे भागने लगता है। उसे बार बार कहता है कि तुम चुप हो जाओ पर वो लड़की नहीं मानती। जिन के हाथ से उस लड़की को चाकू लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो औरत पीछे से आती है। ये सब देखकर वो भी चिल्लाने लगती है। जिन उसे भी चुप कराने की कोशिश करता है पर चाकू लगने से उस औरत की भी मौत हो जाती है। जिन दोनों को देखकर रोने लगता है। इसके बाद वो यहाँ से नीचे उतरता है। उस औरत का बेटा वहाँ खड़ा होता है। वो जिन से पूछता है कि उसकी माँ कहाँ गई।
जिन उस बच्चे से कहता है कि वो जाकर सो जाए और गिनती करने लगे, वो उसकी माँ और बहन को ले आएगा। यहाँ से निकलते हुए जिन को एक फैमिली फोटो नजर आती है, उसे पता चलता है कि ये परिवार उसी डॉक्टर का था जो उसके भाई का इलाज कर रहा था। यहाँ डॉक्टर को उसके बेटे संगुक का कॉल आता है। वो बताता है कि उसकी माँ और उसकी बहन नीचे गिरे हुए हैं, खून निकल रहा है और दोनों को सांस नहीं ले रहे। तभी जिन वहाँ डॉक्टर के पास पहुँचता है। वो डॉक्टर से पूछता है कि उसने अपने ही परिवार के साथ ऐसा क्यों किया। डॉक्टर उसे कहता है, मेरी बीवी की कुर्बानी मेरे बच्चों को सड़क पर आने से बचा सकती थी। इंश्योरेंस के पैसों से मेरे बच्चों का फ्यूचर बच सकता था, पर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुमने मेरी बेटी को मार डाला और सब बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारा भाई भी नहीं बचेगा। इसके बाद डॉक्टर जिन को मारने की कोशिश करता है, पर खुद छत से नीचे गिर जाता है और डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। प्रेजेंट में जिन की नींद खुलती है और उसके पास एक लड़का बैठा होता है। वो एक जहर वाला इंजेक्शन जिन को लगाने वाला होता है। तभी जिन उससे पूछता है कि विक्टिम के परिवार से कोई बचा है या नहीं। वो लड़का उससे कहता है कि तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है। जिन उससे माफी मांगता है। वो जिन से पूछता है कि क्या उस औरत के पति ने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा था, इंश्योरेंस के पैसों के लिए। विक्टिम की फैमिली सच जानना चाहती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़का डॉक्टर का ही बेटा होता है। संगुक जिन को बताता है उस दिन के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसके रिलेटिव्स ने सारे पैसे हड़प लिए और उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। वो जिन से कहता है, मुझे क्यों छोड़ा, मुझे क्यों नहीं मार डाला। जिन संगुक से माफी मांगता है और रोने लगता है। जिन सारा दोष अपने सर पर ले लेता है। वो नहीं बताता कि डॉक्टर ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। संगुक को अपने पिता पर पूरा शक होता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने मर्डर के 1 महीने पहले ही अपनी बीवी के नाम पर इंश्योरेंस के पेपर्स बनवाए थे और पैसों के लिए ही उसने उसका मर्डर करवा दिया। इसके बाद संगुक यहाँ से बाहर चला जाता है और छत से कूदकर अपनी जान दे देता है और यहाँ जिन भी उस इंजेक्शन को लगाकर अपनी जान ले लेता है और हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।